नमस्कार मित्रों। आज अपनी जिस बात को मैं आप सबों से साझा करने आया हूँ, उसका शीर्षक है लोगों से दूर होता लोकतंत्र। जी हाँ दोस्तों, आसन्न चुनाव ने यह सिद्ध कर दिया है। अगर वर्तमान चल रहे चुनाव के दूसरे दौर के आंकड़ों को हम देखें तो यह स्पष्ट दिख पड़ता है कि आम लोगों की सहभागिता चुनाव में घटती चली जा रही है। लोग चुनावी तंत्र से दूर हो रहे हैं, न सिर्फ चुनावी तंत्र से, न सिर्फ चुनाव से, बल्कि संपूर्ण लोकतंत्र से। और पिछले काफ़ी दिनों से मैं अपनी बातें आप सबों से साझा करने नहीं आ रहा था। उसका मुख्य कारण यही था। मैं भी पता नहीं कहीं न कहीं ये आंकड़ों के जाल में उलझा हुआ था, मन खिन्न था। क्या हो रहा है हमारे देश में? हम सबको क्या हो रहा है? कहाँ जा रहा है हमारा समाज? क्यों लोकतंत्र से लोगों को दूर किया जा रहा है? ये हम स्वयं हो रहे हैं। हमारी उदासीनता क्यों होती चली जा रही है वर्तमान सत्ता से या फिर चुनावी प्रक्रिया से? यह देखकर हमेशा यह लगता था कि शायद आज़ादी के इतने सालों तक राजसत्ता की लगातार बिगड़ती चरित्र से आमजन निराश हो चुके हैं। लेकिन लोकसभा के दूसरे चरण के ठीक पहले जब ओपिनियन पोल आया, तब मेरे दिमाग में यह आया, पत्रकारिता आम जन को, लोगों को सत्ता से जोड़ती है और तब लोकतंत्र तैयार होता है। लोगों को तंत्र से जोड़ने का काम है पत्रकारिता का। बहुत बड़ी भूमिका है और दुर्भाग्य से पत्रकारिता नष्ट और भ्रष्ट हो चुका है। इसके बृहद कारण में जाने का वक्त नहीं है, नहीं जाया जा सकता है। हम रिजल्ट की बात करें, स्थिति की बात करें, तो लोकसभा का यह जो चुनाव है, दूसरे चरण को आते आते स्पष्ट दिखने लगा है कि भारत में पत्रकारिता है, मीडिया है, यह कहना झूठ के समान है। मीडिया की भूमिका को देखें तो यह स्पष्ट है कि मीडिया तो है ही नहीं। तो तंत्र को लोगों से कैसे जोड़ेगा? और जब तंत्र को लोगों से जोड़ने का सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो स्वाभाविक तौर पर लोक और तंत्र के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जो हो चुका है। और मैं अपनी बात को स्पष्ट इस तरह से कर सकता हूं कि चुनाव पूर्व वर्तमान राज्य सत्ता के द्वारा, केंद्रीय सत्ता के द्वारा, मैं केंद्रीय सत्ता इसलिए कह रहा हूं कि अब वह दौर गुजर चुका है कि जब पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी सरकार अलग हुआ करती थी। अब सब का घोर मट्ठा हो गया है। ये स्थिति हर पार्टी की वही है कि अगर मुख्यमंत्री का चुनाव करना है तो
केंद्र में बैठा व्यक्ति ये तय कर दिया, पर्ची निकल गई और मुख्यमंत्री चुना गया, चाहे उस राज्य का कोई भी व्यक्ति उस मुख्यमंत्री को जानता हो या नहीं। ये सारी बातें अब आम हो गई हैं। मैं जो दिखाना चाह रहा हूं, जो मैं अपनी बात को कहना चाह रहा हूं, वह यह है कि इस चुनाव के आंकड़ों को अगर हम देखें, पड़ोसी जा रहे आंकड़ों को अगर हम देखें, तो केंद्र सरकार के द्वारा या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह कहा गया कि अब की बार 400 पार, और तकरीबन सभी बड़े चैनलों पर यह स्वीकार लिया गया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कि अब की बार 400 पार, और कहीं किसी भी चीज का कोई किसी भी तरह का डिस्कशन, किसी भी तरह की बातें, ये तमाम चीजें वहीं से प्रारंभ हुई कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 400 पार की सीट मिल रही है। अब इस स्थिति में प्रथम चरण का चुनाव समाप्त हो गया और द्वितीय चरण का चुनाव प्रारंभ होने के कुछ दिन पूर्व ओपिनियन पोल्स आया, और ओपिनियन पोल्स में करीब करीब सारे लोगों ने 370 के आसपास की सीट भारतीय जनता पार्टी को देती रही। यह और उसे सभी मेन स्ट्रीम मीडिया में स्टोरी किया गया अलग अलग तरीके से। जिन लोगों ने सर्वे नहीं भी किया, उन लोगों ने भी दूसरे के सर्वे को दिखाते हुए उस पर बहसें हुई, तमाम चीजें हुई। एक तरफ 400 पार, 370 वगैरह वगैरह मीडिया में छाया रहा, तो दूसरी तरफ अगर हम यूट्यूब की दुनिया में जाएं, तो मेन स्ट्रीम मीडिया से निष्कासित किए हुए लोगों की एक लॉबी यूट्यूब की दुनिया पर छाए रहे। हम उनके आंकड़ों को देखें, कहां से लाएगी भारतीय जनता पार्टी 370? झूठ है। महाराष्ट्र में हालत खराब, राजस्थान में हालत खराब, 200 तक बहुत मुश्किल से छू सकती है। 300 पार भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है, तो भारत के प्रधानमंत्री को नागपुर में जाकर एक रात रुकने की क्या जरूरत पड़ गई? स्थिति को देखें, घटना को देखें, स्थिति साफ है। क्या जरूरत पड़ गई प्रधानमंत्री को जाकर नागपुर में एक रात हॉल्ट करने का? क्या उनके लिए प्लेन घट गया? क्या वो एक दिल्ली नहीं लौट सकते थे? और अगर वो नागपुर गए तो फिर क्यों गए? जाहिर तौर पर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हेडक्वार्टर में और प्रधानमंत्री अगर नागपुर जाते हैं और वहां रात में टिकते हैं, तो औपचारिकता के हिसाब से भी मोहन भागवत, आरएसएस के चीफ मोहन भागवत और प्रधानमंत्री की मीटिंग होनी चाहिए थी, और निश्चित तौर पर इसी के लिए प्रधानमंत्री है। और वहां के प्रत्याशी नितिन गडकरी से उनकी मुलाकात होनी चाहिए थी, क्यों नहीं हुई? पार्टी भी यह समझ रही है कि 370 पार, 400 पार की बातें गलत है, यह संभव नहीं है। लेकिन क्या यह संभव नहीं है? तो क्या भारतीय जनता पार्टी 200, 100 में 200 भी नहीं छोड़ी? यह बात भी यकीनन नहीं कहा जा सकता। बात भी गलत है। यह प्रधानमंत्री के नागपुर निवास से ही एक रात के होल्ड से ही स्पष्ट है।
क्योंकि अगर वर्तमान सरकार को, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को यह स्पष्ट दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 200 के पास भी नहीं पहुंच सकती है, तो भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट तौर पर जान रहे हैं कि वह और उनका कोई भी सिस्टम सरकार नहीं बना सकेगी। और चूंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपने सिस्टम के माध्यम से, अपने तंत्र के माध्यम से जबरदस्ती सहयोग लेने की नीति पर इतनी दूर तक जा चुके हैं, 10 सीट भी अपने लिए जुटाना असंभव है। अगर आरएसएस भी चाहे तो भी नहीं। तो फिर ऐसे में जब तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि उनकी सरकार लगभग बन रही है, तब तक उन्हें किसी से भी बात करने के और समझौते की जरूरत नहीं है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के करीब है, जादुई आंकड़ा के करीब है। 19-20 का मामला है, यह स्थिति से क्लियर है, बिल्कुल स्पष्ट है। इस पर किसी आंकड़ेबाजी की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद अगर मीडिया में एक तरफ 370 का आंकड़ा दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ 200 भी नहीं छूने की बात की जा रही है, तो सबसे दुखद बात यह है कि हिंदुस्तान में मीडिया नाम की चीज नहीं है। पत्रकारिता समाप्त हो चुका है। एक भी मीडिया हाउस सच कहने की ताकत अपने आप में नहीं समेट रखा है। हर मीडिया हाउस किसी न किसी पक्ष में है, और उसका सबसे बड़ा कारण, अगर उसका सबसे बड़ा कारण को देखा जाए तो कॉर्पोरेट संस्कृति में भारतीय सिस्टम को डुबोकर पिछले 10 सालों में पत्रकारिता की स्थिति को बर्बाद कर दिया गया है। और यह गलती से नहीं हुआ है दोस्तों, सोची समझी नीति के तहत हुआ है। आज पत्रकारिता की स्थिति यह है कि बड़े से बड़े मीडिया हाउस के डेस्क पर बैठे लोगों की तो तनख्वाह है, और अच्छी खासी तनख्वाह है। फील्ड की क्या स्थिति है? बड़े से बड़े मीडिया हाउस के जिला ब्यूरो को की तनख्वाह 10,000, 12,000, मैक्सिमम 15,000 से अधिक नहीं है। उसमें भी ऑफिस का खर्च इंक्लूड है, जबकि सबसे अधिक पत्रकार जिला में ही है। और जिला से नीचे के पत्रकारों की तनख्वाह की तो कल्पना नहीं की जा सकती। तो लोकतंत्र का वह स्तंभ जिसे चौथा स्तंभ कहना भी गुनाह है, क्योंकि पत्रकारिता में, क्योंकि लोकतंत्र में पत्रकारिता ही वह स्तंभ है जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों की खराबियों को ठीक करने की ताकत रखता है। उस पत्रकारिता को में कार्यरत लोगों को अगर जीवन यापन की समस्या होगी तो निश्चित तौर पर उसमें कार्यरत लोग को बचाने के लिए
किसी न किसी पक्ष के हो जाएंगे और यही बड़ा कारण है कि आज की पत्रकारिता नष्ट और भ्रष्ट हो गई है। और जब पत्रकारिता नहीं है तो लोगों को तंत्र से जोड़ने का सिस्टम जो पुल होता है वह समाप्त हो चुका है। ऐसे में हम किस लोकतंत्र की बात करते हैं? वह तंत्र नहीं चाहिए जो उनसे जुड़ा हुआ नहीं है, जो उनके लिए नहीं सोचता हो। वैसे किसी भी तंत्र से वह अपनी दूरी बना लेंगे, उदासीनता दिखा देंगे, लाख कोशिश के बावजूद चुनाव में लोगों का उत्साह नहीं बन पा रहा है। वोट करने सिर्फ वह व्यक्ति जा रहे हैं, वैसे लोग जा रहे हैं जो किसी न किसी पार्टी के कोर वोटर हैं। और कोर वोटर का मतलब आज के कॉर्पोरेट युग में अगर देखा जाए तो जिन्हें जिस दल या संस्था से संबद्ध होने पर या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं कुछ न कुछ फायदा होता है, वही उनके कोर वोटर होते हैं और वैसे ही लोग वोट करने जा रहे हैं। तंत्र को बचाना है तो हमें ऐसी सरकार लानी होगी जो लोगों से तंत्र को जोड़ने के पुल को मजबूत करे, वैसा मैकेनिज्म विकसित करे जिससे आम लोगों की बातें सत्ता के शिखर तक आसानी से जा सके। तक जाना तो दूर, आज की वास्तविक स्थिति तो यह है, अगर आप निकलें और किसी भी पार्टी के, खास करके सत्तारूढ़ जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से बात करें तो उसके कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष तक अपनी बात नहीं पहुंचा सकता। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि पार्टी के राज्य स्तर के पदाधिकारी अपनी बात को बहुत आसानी से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पहुंचा लें। इतनी दूरी बनती चली गई है सत्ता और कार्यकर्ताओं के बीच। यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक है कि आज एक के बाद एक सभी लोकतांत्रिक संस्थान बिल्कुल लचर हो चुके। प्रधानमंत्री का बयान स्पष्ट रूप से हेट स्पीच होता है, स्पष्ट रूप से धार्मिक संगठन का नाम लेकर यह कहा जाता है कि फला पार्टी के लोग अगर सत्ता में आएंगे तो आपके घर की महिलाओं का मंगलसूत्र लेकर खास धर्म के लोगों में बांट देंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकिन हमारे चुनाव आयोग को सुनाई नहीं देता, नहीं दिखता है। शिकायत भी होती है, नोटिस भी लिया जाता है, लेकिन क्या नोटिस दिया जाता है? शिकायतकर्ता पार्टी के अध्यक्ष, पार्टी के सर्वे सर्वा अध्यक्ष नहीं कहें, राहुल गांधी अभी अध्यक्ष नहीं हैं, और प्रधानमंत्री, दोनों को नोटिस जाता है कि संयम बरतें, जिम्मेदारी समझें। चुनाव आयुक्त
जिम्मेदारी नहीं है कुछ? क्या उनका यश अपयश उनकी जिंदगी उतने ही दिनों की है जब तक वो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ये चुनाव आयुक्त थे, उनके अपने कार्यों की वजह से आज भी हम उन पर गर्व करते हैं। क्या आज भारत की किसी भी संस्था के किसी भी व्यक्ति को अपनी मर्यादा का ख्याल नहीं है, अपने अपयश का ख्याल नहीं है? क्या किसी मेन स्ट्रीम मीडिया को बकवास आंकड़ा परोसने में एक बार शर्म नहीं आती? क्या वो ये नहीं सोच सकते कि हमारी विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, हमारे चैनल की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी? जरा सी भी चिंता नहीं है। चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, इन तमाम संस्थाओं में एक से एक कद्दावर व्यक्ति है। क्या किसी में वो दम नहीं, किसी में शक्ति नहीं है? क्या पैसा ही सबसे बड़ी चीज है? क्या किसी को आज की तारीख में इस बात की चिंता नहीं है कि हम बेशर्मी से निर्णय लेते चले जाएंगे तो लोग मेरे जाने के बाद हम जिस भी जगह पर हैं तो हम शाश्वत नहीं हैं, हम अजर अमर नहीं हैं, बड़े से बड़े पद पर हैं। तो अगर तंत्र हमें उस तंत्र पर हम कब्जा करके बैठ जाएंगे, उस तंत्र से हम नहीं हटेंगे, तो ईश्वर एक न एक दिन हमारे शरीर से हमें अलग कर देगा। फिर हम न उस सिस्टम में रहेंगे, न उस कुर्सी पर रहेंगे, और हम भला या बुरा कभी नहीं बनेंगे। हमारा चरित्र का चित्रण हमारे बाद होगा। तो वो चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे लोग चुनाव आयुक्त हो, चाहे किसी मीडिया के हेड हो, उन्हें अपनी अपनी मान मर्यादा की चिंता करनी चाहिए, जो खत्म हो गया है। यह बहुत चिंता का विषय है। और यही इन्हीं सब अनसुलझे प्रश्नों की वजह से मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा था आप लोगों से अपनी बात साझा करने के लिए। इसलिए मैं पिछले काफी दिनों से अपनी बात नहीं कह रहा था। पता नहीं आज कैसे मूड बना और आपके बीच आ गया, और मैं सिर्फ एक परिदृश्य आपके सामने रखा। मैं क्या सोच रहा हूं, मेरी सोच गलत है, सही है, मैं किसी भी बहस में नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे ये लगता है कि यह स्थिति होनी चाहिए। और हम सब को अब वह समय है कि जो भी जिम्मेदार पदों पर हैं, उन्हें परिस्थिति को बचाने से ज्यादा अपनी मान मर्यादा की चिंता करनी चाहिए। और यह मानकर करनी चाहिए कि हम आज जहाँ बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हैं, वहां हम स्थायी नहीं हो सकते। और हमारा गलत सही का निर्णय हमारे काल में नहीं होगा। आज इतनी सारी गड़बड़ियों के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है